नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ पुलिस के इस महामैराथन के क्लास में। और इस महामैराथन की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज का अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके भाई बहन हैं जो सीजीपीएससी प्री मेंस या इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले उनको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से बिल्कुल आप इस क्लासेस के माध्यम से जोड़ सकते हैं। आइए जरा हम देखते हैं। ठीक है, और आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसका केवल और केवल प्लेटफॉर्म चार्ज बस पे करना होगा आपको, बाकी कोर्स को आपको फ्री में दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो और कुछ चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, और वो है आपका पंचायती राज। तो पंचायती राज का ये ई बुक जल्द ही आपको मार्केट में मिलने वाला है, और वो भी साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में। आप व्यापम का एग्ज़ाम देते हैं, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, या आपके कोई भाई बहन सीजी टेट, एसएसटी, शिक्षक भर्ती, सीएमओ, व्यापम के सभी एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ बने रहिए, और बिल्कुल पंचायती राज के इस ई बुक का भी फायदा उठाने को मिलेगा आपको कुछ ही महीनों के बाद। ठीक है, चलिए, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है एक बार साध्य पीएससी एकेडमी में। ठीक है, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम क्या है, पंचायती राज। क्या पढ़ने वाले हैं? पंचायती राज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आपने वो क्लास देख लिया होगा। ठीक है, चलिए, देखा है कि नहीं देखा है कल वाला क्लास? जितने भी बच्चों ने नहीं देखा होगा, पुलिस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पंचायती राज के अंतर्गत आपके टॉपिक है जिसका नाम क्या है। तो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, उसका नाम है, कल हमने देखा था 73वां संविधान संशोधन, और आज हम पढ़ेंगे कुछ और अलग टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए, चलिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा रहेगा? आपका ग्राम सभा। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? आपके ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, याद रखना है किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है आपके ग्राम सभा के बारे में। ठीक, अब ग्राम सभा के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यदि आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, यदि आपको ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है? ठीक है, तो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से होता है कि आपके गाँव की मतदाता सूची में, कहाँ पर? आपके गाँव की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। ठीक, याद रखना है, आपकी गांव की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, तब आप वहां के ग्राम सभा के सदस्य हो। दूसरा, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो गांव पड़ता है वहां की मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो बिल्कुल आप अपने गांव के ग्राम सभा के सदस्य हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। कहां से बिलोंग करता हूं? एक गांव से बिलोंग करता हूं। अब गांव से जब मैं बिलोंग करता हूं तो वहां की मतदाता सूची में मेरा नाम है या नहीं, ये जानने के लिए आपको जाना होगा मेरे गाँव। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो मेरा दुर्ग जिला पाटन ब्लॉक, ठीक है, यानी कि पाटन मेरा तहसील भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। तो आपको पाटन क्षेत्र के अंतर्गत, दुर्ग जिला के अंतर्गत मेरा गांव पड़ता है, वहां पर जाना होगा, और वहां जाके गांव में ये चेक करना होगा कि वहां की मतदाता सूची में मेरा नाम है कि नहीं। और मेरे गांव में जाकर आप चेक करोगे कि वहां की मतदाता सूची में यदि मेरा नाम मिलता है, यानी कि मैं वहां के ग्राम सभा का क्या हूँ? सदस्य हूँ। ठीक है, तीसरा पेपर में ये प्रश्न भी देता है, ठीक है, वन या राजस्व ग्राम करके देता है, तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, 1 ग्राम कहे, 1 ग्राम, या पेपर में कई बार और क्या दे देता है आपका? राजस्व ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम का है या राजस्व ग्राम का है, ये आपको याद रखना है। 1 ग्राम का है या
राजस्व ग्राम का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वन ग्राम का है या राजस्व ग्राम का है, ये आपको याद रखना है। यहाँ की मतदाता सूची, यानी कि देखो राजस्व ग्राम कहने का मतलब क्या है, अगर आपका गांव एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर आप किसी न किसी तरीके से राजस्व की प्राप्ति कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपके गांव में महुआ का पेड़ है, अब महुआ से विभिन्न प्रकार के आपके खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, या बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें बनती है आपके। अब उसको आप बेचकर कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हो और उसी को वो कह रहा है कि राजस्व ग्राम करके। तो पेपर में कई बार देता है कि हम किसको ग्राम सभा कहते हैं, तो याद रखना है एक वन ग्राम और एक आपका राजस्व ग्राम, इसको भी हम ग्राम सभा के अंतर्गत ही गिनते हैं। तो आप वहाँ के ग्राम सभा के सदस्य हो कि नहीं, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वहाँ के ग्राम सभा का क्या बनना होगा, सदस्य बनना होगा। और वहाँ के ग्राम सभा के आप सदस्य हो कि नहीं, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले कि आप अपने गांव के ग्राम सभा के सदस्य हो कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करना होगा, आपका विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कि मेरा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पाटन। ठीक है, याद रखना है मेरा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखना है पाटन। मेरा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखना है पाटन। अब पाटन क्षेत्र के अंतर्गत मेरा क्या पड़ता है, गांव। तो मेरे गांव में जाकर आपको वहां की मतदाता सूची में ये चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा कि वहां की मतदाता सूची में मेरा नाम आता है कि नहीं आता। और यदि वहां की ग्राम की मतदाता सूची में मेरा नाम आता है तो बिल्कुल आप सभी को याद रखना है कि मैं अपने गाँव की ग्राम सभा का क्या हूँ, सदस्य हूँ। इसके अलावा ये लाइन याद रखना है, वन ग्राम और राजस्व ग्राम, इन दोनों को पेपर में देता है कि किसे हम ग्राम सभा की संज्ञा देते हैं। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है वन ग्राम या राजस्व ग्राम, यही आपका सेम ग्राम सभा ही है। ठीक है, जय हिंद खोज पटेल जी, गुड आफ्टरनून। चंद्रपाल रात्रि जी, गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं जब भी आप ग्राम सभा पढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ों के लिए पढ़ना है। ठीक, ग्राम सभा को दो चीज़ों के लिए पढ़ना है। एक होता है ग्राम सभा आपके सामान्य क्षेत्र में, एक ग्राम सभा कहाँ पर होता है, आपके सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा, सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा। और दूसरा क्या होता है आपका, ठीक है, एक हो गया आपका सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा, और दूसरा आपको याद रखना है पेपर में यदि पूछा जाएगा तो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा। अब पेपर में यहाँ से सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा पता है, कि पंचायती राज में आपका कितना अध्याय, कितना अनुसूची और कितनी धाराएं हैं। ठीक है, तो याद रखना है पंचायती राज में 15 अध्याय हैं। ठीक, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है पंचायती राज में कितना अध्याय है, तो याद रखना है 15 अध्याय हैं। ठीक है, वहीं यदि मैं बात करूं कितना अनुसूची है, तो याद रखना है 4 क्या है आपका अनुसूची है। ठीक, और पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 132 क्या है आपकी धाराएं हैं, 132 क्या है आपकी धाराएं हैं। ठीक, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है पंचायती राज में 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 क्या है आपकी धाराएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा यदि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे तो। ठीक, अब इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आपके सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं के लिए धारा। तो धारा याद रखना है, सामान्य क्षेत्र के लिए हम धारा पढ़ते हैं धारा 6 एवं 7, और वहीं अनुसूचित क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ के लिए हम धारा पढ़ते हैं धारा 129 क, ख और ग। ठीक, सबसे पहले ये क्लियर रखिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए आप कौन कौन सा धारा पढ़ते हो और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए आप कौन कौन सा धारा पढ़ते हो। ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है क्या? जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के लिए कौन कौन सा धारा पढ़ोगे, तो याद रखना है धारा 6 एवं 7, और अनुसूचित क्षेत्र की धारा कौन कौन सा धारा पढ़ोगे, तो 129 क, ख और ग। जितने भी बच्चों ने कल वाला क्लास नहीं देखा है देख लेना, कल वाले क्लास से आपका ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। कल की क्लास में मैंने आपको 73वां संविधान संशोधन पढ़ाया था। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्लास था, कल का क्लास देख लेना, वहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा चूँकि। और उसके बाद आगे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा, और दूसरा आपका क्या है अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा। इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सामान्य क्षेत्र के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है,
सामान्य क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना है, सामान्य क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता करता है सरपंच। कौन करता है आपका? सरपंच। यदि सरपंच किसी कारण से अनुपस्थित है तो कौन करता है आपका? उप सरपंच। और उप सरपंच किसी कारण से अनुपस्थित है तब कौन करता है आपका? ठीक है, तो याद रखना है ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक। ठीक, याद रखना है ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक। ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक। ठीक, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? सामान्य क्षेत्र में यदि बात करोगे, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में, तो अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। सरपंच यदि किसी कारण से अनुपस्थित है तब कौन करता है? उप सरपंच। और उप सरपंच किसी कारण से अनुपस्थित है तो कौन करता है? आपके ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति क्या करता है? यहाँ की अध्यक्षता करता है। लेकिन वहीं मैं बात करूं आपके अनुसूचित क्षेत्र के बारे में ठीक है, वहीं मैं बात करूं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है? पेपर में यदि पूछेगा तो याद रखना है ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक। ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक जो अनुसूचित जनजाति का हो। याद रखना है ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक जो अनुसूचित जनजाति का हो, ऐसा व्यक्ति ग्राम सभा के इस बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है अनुसूचित क्षेत्र में। दूसरा आपको याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? दूसरा आपको याद रखना है अगर ये अनुपस्थित है, ठीक है, तो फिर ग्राम सभा का कोई व्यक्ति ही करेगा जो आपका क्या है? अनुसूचित जनजाति का ही हो। ठीक है, तो इसका यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। पेपर में ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना होगा, क्या चीज़ याद रखोगा कि यदि सामान्य क्षेत्र की बात करता है तो सामान्य क्षेत्र में कौन करता है? आपका सरपंच। सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच, और उप सरपंच अनुपस्थित है तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करता है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में आप जाओगे वहाँ पर तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करेगा जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का हो, ऐसा व्यक्ति ही आपकी क्या करता है? बैठक की अध्यक्षता। अब पेपर में यदि प्रश्न पूछेगा कि अनुसूचित क्षेत्र में कौन बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, तो याद रखना है सरपंच और पंच अनुसूचित क्षेत्र में बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा और कौन नहीं करता? सरपंच, पंच और सचिव आपके बैठक की क्या नहीं करता? अध्यक्षता नहीं करता। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र में याद रखना है सरपंच, पंच और सचिव आपके बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। और वहीं मैं बात करूं सामान्य क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में कौन बैठक की अध्यक्षता नहीं करता पूछेगा, तो याद रखना है इधर कौन नहीं करेगा? एक पंच नहीं करेगा और एक आपका सचिव नहीं करेगा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ऑनलाइन क्या इतना क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या देखा? सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए हम पढ़ते हैं धारा 6 एवं 7। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए हम पढ़ते हैं धारा 129 का क, ख और ग। सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच, और उप सरपंच अनुपस्थित है तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में यदि मैं बात करूं तो याद रखना है ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक, ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक जो अनुसूचित जनजाति का हो, ऐसा व्यक्ति। ठीक, याद रखना है अनुसूचित जनजाति का हो ऐसा व्यक्ति, यानी कि एसटी हो। ठीक, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में कौन बैठक की अध्यक्षता नहीं करता? तो पंच और सचिव नहीं करते, और यहाँ पर तो सरपंच भी नहीं करता, पंच भी नहीं करता और सचिव भी नहीं करता। क्या इतना क्लियर है? जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए, खोज पटेल जी आपको समझ आया, चंद्रपाल जी को आ गया, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या इतना क्लियर है। दोनों को अलग अलग रखना अपने दिमाग में, ठीक है, ताकि पेपर में यदि प्रश्न पूछे तो आपसे गलत ना हो। चलिए, और बच्चे जितने लोग देख रहे हैं बताइए कमेंट करके जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
और जितने बच्चे देख रहे हो कमेंट करके बताओ। अब हम देखते हैं कि ग्राम सभा का बैठक कब कब बुलाया जाता है। ग्राम सभा का बैठक कब कब बुलाया जाता है। ठीक है, तो ग्राम सभा के बैठक के बारे में याद रखना है कि ग्राम सभा का बैठक कब कब बुलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है प्रत्येक 3 महीने में एक बार, प्रत्येक 3 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में एक बार, और दूसरा सरकार द्वारा तय की गई तारीख, सरकार द्वारा तय की गई तारीख। अब ये तारीख कौन कौन से हैं? ठीक है, सरकार द्वारा तय की गई तारीख, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक, ये 6 तारीख कौन कौन से हैं? तो एक आपको याद रखना है, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि में। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? हाँ, कल करवाऊंगा नीतीश मानिकपुरी जी, कल करवाऊंगा। ठीक है, कल करवाऊंगा। अभी फिलहाल जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ से भी आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट किया था? तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था आपका ग्राम सभा। पेपर में कई बार ग्राम सभा का परिभाषा देता है कि कौन सा इनमें से ग्राम सभा नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है कौन सा इनमें से ग्राम सभा नहीं है पूछेगा, तो आप सभी को याद रखना है। एक, सबसे पहले आप अपने ग्राम सभा के सदस्य हो कि नहीं, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको याद रखना है आप ग्राम सभा के सदस्य हो कि नहीं, तो हम जाएंगे आपके विधानसभा क्षेत्र में। और विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि मैं पाटन का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? पाटन का रहने वाला हूँ। तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में जाके मैं अपने गांव में चेक करूँगा कि वहाँ की मतदाता सूची में मेरा नाम है कि नहीं, और यदि वहाँ की मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है बोलेगा, तो याद रखना है आपको मैं वहाँ का ग्राम सभा का सदस्य नहीं हूँ। पर चूंकि मैं पाटन विधानसभा क्षेत्र से हूं और मेरे गांव में यदि आप जाओगे और वहां की मतदाता सूची चेक करोगे, तो वहां की मतदाता सूची में आपको नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके कारण ही हम ये जान पाते हैं कि हम वहां के ग्राम सभा के सदस्य हैं कि नहीं। दूसरा, और क्या कहा जाता है? तो वन ग्राम या राजस्व ग्राम भी कहा जाता है। आपके पेपर में 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा कि इनमें से कौन ग्राम सभा की परिभाषा में शामिल है। तो याद रखना है वन ग्राम और राजस्व ग्राम आपके ग्राम सभा की परिभाषा में शामिल है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने देखा था, ठीक है, कि ग्राम सभा के बारे में जब भी पढ़ोगे तो आपके 2 अलग अलग एंगल से आपको पढ़ना है। एक होता है आपका सामान्य क्षेत्र, ठीक है, एक होता है आपका सामान्य क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए धारा कहेगा, तो याद रखना है धारा 6 एवं 7। और वहीं आपसे पेपर में यदि प्रश्न पूछता है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में यदि कहेगा, तो याद रखना है 129 क, ख और ग। ठीक, याद रखना है 129 क, ख और ग, ये आपको याद रखना है पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्षता के बारे में। तो सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करता है? आपका सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक। कौन नहीं करता? तो पंच और सचिव आपके सामान्य क्षेत्र के बैठक की अध्यक्षता नहीं करता ग्राम सभा का। ठीक है, वहीं यदि मैं बात करूं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर याद रखना है अध्यक्षता कौन करता है अनुसूचित क्षेत्र में? तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक जो अनुसूचित जनजाति का हो, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? आपका अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है।
कौन नहीं करता? तो याद रखना है सरपंच, पंच और सचिव आपके इस बैठक की क्या नहीं करते? अध्यक्षता नहीं करते। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देख रहे थे कि ग्राम सभा की बैठक कब कब होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्राम सभा के बैठक के बारे में क्या याद रखोगे? तो ग्राम सभा के बैठक के बारे में याद रखना है, एक तो ये वाला पूछेगा कि प्रत्येक 3 महीने में कितना बैठक होता है आपका? एक बार। ठीक, प्रत्येक 3 महीने में क्या होता है आपका? एक बार बैठक होता है। इसके अलावा आपको डेट दिया गया है जिसमें 14 अप्रैल, ठीक है, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पे, और इसके अलावा आपका क्या है? 23 जनवरी। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि इन इन दिनों में आप क्या क्या मनाते हो। ठीक है, जैसे कि 14 अप्रैल को आप क्या मनाते हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। क्या मनाते हो 14 अप्रैल को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हो। ठीक, 20 अगस्त को आप क्या मनाते हो? तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि। और वहीं यदि मैं बात करूं 2 अक्टूबर को, तो आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हो? गांधी जयंती। ठीक है, जून और नवंबर में हमें सुझाई गई तिथि पर। और 23 जनवरी क्या मनाते हो? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? ग्राम सभा के बैठक के बारे में ये चीज़ें याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है ग्राम सभा के बैठक के बारे में पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? प्रत्येक 3 महीने में एक बार। ठीक है, याद रखना है प्रत्येक 3 महीने में आपका एक बार बैठक होता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा आपका तारीख यानी कि डेट निर्धारित किया गया है, उस डेट में आपका बैठक होता है, जिसमें कौन कौन सा है आपका? 23 जनवरी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 14 अप्रैल आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, 20 अगस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर आपका क्या बुलाया जाता है? ग्राम सभा का बैठक। ठीक है, मैक्सिमम आपका बैठक से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा तो आपकी अध्यक्षता से प्रश्न पूछता है, और यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछा तो ग्राम सभा से प्रश्न पूछेगा कि कौन कौन सी कारण से आप ग्राम सभा में उसको शामिल करते हो। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछ सकता है? तो धाराओं से आपका क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और पंचायती राज को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका ग्राम सभा को समझना। यदि आप ग्राम सभा को समझ गए तो बिल्कुल यहाँ से आने वाला प्रश्न भी आप समझ जाओगे। क्या इतना क्लियर है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या इतना क्लियर है? जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं क्लास, इतना क्लियर है क्या? टेंशन मत लो, कल मैं सभी प्रकार के प्रश्न आपको कराऊंगा। पंचायती राज के भी प्रश्न करवाऊंगा, संविधान के भी प्रश्न कराऊंगा, छत्तीसगढ़ पुलिस की सामान्य जानकारी से संबंधित भी हम कल प्रश्न करेंगे। ठीक है, कल का दिन आपका दिन भर का क्या रहेगा? एमसीक्यू का रहेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला हम देखते हैं किसके बारे में। जब जब मैं पंचायती राज कहता हूँ आपको, जब जब मैं क्या कहता हूँ? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज को ही हम और क्या कहते हैं? आपके सिलेबस में क्या लिखा रहता है? स्थानीय निकाय। ठीक, ये दोनों सेम है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है आपका। जब जब मैं पंचायती राज कहता हूँ तो याद रखना है आपको, मैं 3 चीज़ों की बात करता हूँ। एक आपका किसकी बात करता हूँ? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, और आपके जिला स्तर पर जिला पंचायत। जिला स्तर पर क्या बोलता हूँ मैं? जिला पंचायत। ठीक है, तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है पंचायती राज या स्थानीय निकाय में जब जब कहता हूँ तो आपको ये 3 चीज़ें समझना होगा: ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। चलो जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि इन तीनों स्तर के पंचायतों को देने वाले, 3 स्तर के पंचायती राज का सुझाव देने वाले व्यक्ति कौन थे? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, 3 स्तर के पंचायती राज को देने वाले व्यक्ति कौन थे? बिल्कुल, खुम्मन निषाद जी 11वीं अनुसूची में है, बिल्कुल सही।
चलिए बताइए 3 स्तर की पंचायती राज देने वाले कौन थे? चलिए बिल्कुल कमेंट आया है एक हमारे पास और बिल्कुल सही है। सर सीजी पुलिस का पेपर बहुत हार्ड होगा क्या? नहीं यतेंद्र जी, सारा खेल आपके कॉन्फिडेंस का रहेगा। ठीक है, जितना आप लोगों ने मेहनत किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा, बस इस बात को हमेशा याद रखना। पेपर में सारा खेल रहेगा आपके माइंड सेट का, आप क्या सोच कर जा रहे हैं, इसी आधार पे आपका पेपर बनेगा। कभी भी पेपर आपने कितना पढ़ा है इस आधार पे आपका नहीं बनता। ठीक है, पेपर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो कई बार तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाओगे, बहुत ज़्यादा पढ़ के जाओगे, तब भी एग्ज़ाम नहीं निकलता। ठीक है, एग्ज़ाम उन्हीं का निकलेगा जिसका माइंड सेट क्लियर रहेगा। माइंड सेट क्लियर कहने का मतलब जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब 2 घंटे एग्ज़ाम में बैठने के बाद दिमाग जिसका अच्छे से वर्क करेगा बिना डरे, उसी का एग्ज़ाम निकलेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। ठीक है, और बिल्कुल हम सब हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज जाइए। पेपर का लेवल कैसा भी रहे पूरे शांत मन से बनाना और आराम से बनाना, बिल्कुल प्रश्न बनेगा आप लोगों से। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो इन 3 स्तरों का सुझाव देने वाला व्यक्ति कौन था? पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, इन 3 स्तरों के पंचायती राज की बात करते थे कौन आपके? तो नाम है उनका बलवंत राय मेहता। क्या है आपका? पेपर में पूछेगा तो याद रखना है, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर के पंचायती राज का सुझाव दिया था, और ये कब दिया था? आपके 1957 में। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है ये कब की बात है? तो 1957 की बात है, जब आपके बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर के पंचायती राज की बात कही थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, पेपर में प्रश्न भी पूछता है कि सर 2 स्तर के पंचायती राज की बात किसने की थी? ठीक है, ये तो 3 स्तर वाले आपके बलवंत राय मेहता समिति हो गए, तो 2 स्तर का देने वाले थे आपके अशोक मेहता। ठीक है, कौन थे आपके? अशोक मेहता थे, ये आपको याद रखना है। अब पेपर में यदि मैं पूछूं, ठीक है, कि ये कब आया था, तो याद रखना है 1977 में आपके अशोक मेहता समिति आती है, जो 2 स्तर के पंचायती राज रखने का क्या देते हैं? सुझाव। ठीक है, याद रखना है 2 स्तर के पंचायती राज को देने का सुझाव कौन करता है? तो याद रखना है अशोक मेहता। कौन करता है आपका? अशोक मेहता करता है, आप सभी को याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो देखो यहाँ पर 7 और 7 आपका डबल आया है। क्या डबल आया है? 7 और 7 आपका डबल आया है, तो इसी से कोरिलेट करके आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि 2 स्तर का पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? अभी तो केवल सुझाव दे रहा है, हमने माना नहीं है। ठीक है, क्योंकि फाइनली जब हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, तब वहाँ पर आपका पंचायती राज लागू होगा। याद रखना है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में आपका पंचायती राज लागू नहीं है। ठीक, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में आपका पंचायती राज लागू नहीं है। ठीक, आपको याद रखना है। ठीक, तो 77 में क्या है आपका? 7 और 7, और 2 स्तर की बात करेगा कौन? आपका अशोक मेहता। इसके बाद 1985 में आपके आएंगे जीवीके राव। ठीक है, 1985 में कौन आता है आपका? जीवीके राव समिति आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में प्रश्न पूछ देगा तो याद रखना है। इसके बाद आपके 1986 में आते हैं कौन? तो 1986 में आते हैं आपके लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन आता है आपके? लक्ष्मीमल सिंघवी आपके कब आते हैं? तो याद रखना है 1986 में आते हैं। सबसे पहले इन लोग आए कब कब थे, ये एकदम शांत दिमाग से देखिए। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आया था। ठीक, तो याद रखना है आपको बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, आपका पूछेगा तो 1900 कब आया था? 57 में।
इसके बाद हमने देखा 2 स्तर की पंचायती राज। कितने स्तर की पंचायती राज की बात कर रहा है? 2 स्तर की पंचायती राज की बात कर रहा है। और 2 स्तर की पंचायती राज लेकर कौन आता है आपका? ठीक है, पेपर में पूछेगा तो याद रखना है 7 और 7, और 7 और 7 से क्या याद रखोगे? 1977। कब की बात है? 1977 की बात है, जब आपका कौन आता है? 1977 में अशोक मेहता। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है 1985 में कौन आता है आपका? जीवीके राव आता है। कौन आता है आपका? जीवीके राव। और उसके बाद 1986 में कौन आता है आपका? लक्ष्मीमल सिंघवी। ये जीवीके राव जो है ये क्या कहता है? नियमित चुनाव करवाओ। हर 5 साल में क्या करवाओ बोलता है? चुनाव करवाओ बोलता है। और बिल्कुल आप सभी भी देखते भी हैं कि हमारे यहाँ चुनाव कितने दिनों बाद होता है? हर 5 साल के 5 साल हमारा क्या होता है? चुनाव होता है। इसके अलावा लक्ष्मीमल सिंघवी के बारे में बात करेगा तो याद रखना है लक्ष्मीमल सिंघवी आपका आया था 1986 में, और ये कहता है कि पंचायती राज को क्या दिया जाए? संवैधानिक मान्यता दिया जाए। ठीक है, संवैधानिक क्या दिया जाए? मान्यता दिया जाए, ये कहता है आपका। क्या कहता है? संवैधानिक मान्यता दी जाए, ये कहता है आपका कौन? लक्ष्मीमल सिंघवी। इसके बाद 1988 में आएगा कौन आपका? तो याद रखना है गॉडगिल समिति। 1988 में आता है कौन आपका? गॉडगिल समिति। और इसके बाद एक आखिरी जो और पढ़ना है आपको वो कौन है? 1995 में आएगा आपका कौन? भूरिया समिति। केवल इतनी ही समितियों को पढ़ के आना है, पढ़ के जाना है। यहाँ से पूछ लिया तो ठीक है, वरना इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक, अब देखो गॉडगिल समिति क्या सुझाव लेकर आया था, पेपर में पूछेगा तो ये आपको याद रखना है। क्या सुझाव लेकर आया था? तो हम भगवान से क्या कहते हैं? हे भगवान। ठीक है, क्या कहते हैं? हे भगवान हमें क्या दे दो? आरक्षण। ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो पेपर में पूछेगा तो याद रखना है गॉडगिल। गॉडगिल मतलब गॉड, और गॉड से भगवान, और हे भगवान हमें क्या दे दो? आरक्षण। तो आरक्षण का सुझाव देने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? गॉडगिल। ठीक है, आपने एक एक्ट सुना होगा, पेसा एक्ट, और पेसा एक्ट को देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी भूरिया समिति थी। पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, और ये देने वाले कौन थे आपके? तो याद रखना है भूरिया समिति था। 3 स्तर देने वाले कौन थे? तो 1957 में आया था आपका कौन? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। मैं ये पीडीएफ जो लिख रहा हूँ इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाऊँगा। ठीक है, ऑनलाइन मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जो ये पीडीएफ बना रहा हूँ इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाऊँगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले, अभी आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, एग्ज़ाम में जाने से पहले केवल एक बार रिवीजन करके चले जाना आप लोग। ठीक है, जितने बच्चे क्लास देख रहे हो एक बार रिवीजन करके चले जाना। इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस एक बार, क्योंकि मैं क्लास में ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपके दिमाग में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, तो एक बार बस आप क्या कर लेना? रिवीजन कर लेना जाने से पहले। बिल्कुल यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना है 1957 में आता है बलवंत राय मेहता समिति, और वो कितने स्तर की पंचायती राज की बात करता है? 3 स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत। इट्स क्लियर। उसके बाद आते हैं 2 स्तर। तो 2 स्तर में याद रखना है 7 और 7। तो आता है अशोक मेहता। 1985 में कौन आता है आपका? जीवीके राव समिति, जो कि नियमित चुनाव का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। इसके अलावा 1986 में आएगा लक्ष्मीमल सिंघवी, और ये कहेगा कि पंचायती राज को क्या दिया जाए? संवैधानिक मान्यता। इसके बाद आते हैं 1988 में आपके गॉडगिल समिति, और ये क्या कहेगा कि सर हमें क्या दे दो? आरक्षण। 1995 में आता है आपका भूरिया समिति, जिसके बारे में याद रखना है ये लेकर आता है पेसा एक्ट। अब पेपर में आपसे पूछा क्या है वो देख लेना। 1995 में जो आया था वो क्या है आपका? अधिनियम है। पर पेसा एक्ट लागू कब हुआ था पूछेगा तो याद रखना है 1996 में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है पूछेगा तो याद रखना है छत्तीसगढ़ 7वां राज्य है आपका पेसा एक्ट को लागू करने वाला। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों के विकास कार्य को कंप्लीट करवाने के लिए आपका ये एक्ट लाया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों को ज़्यादा विकास करने के लिए ये लाया गया था। तो अधिनियम कहेगा तो कब आया था? 1995 में। लागू कब हुआ? 1996 में। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है तो याद रखना है 7वें नंबर का।
क्या इतना क्लियर है जितना मैं बता रहा हूँ वो? अगर क्लियर होगा तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ। बताइए, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, अब पहली बार भारत में ट्रायल किया जा रहा था। पहली बार भारत में क्या किया जा रहा था? ट्रायल। जब ट्रायल किया जा रहा था तो डेट याद रखना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम प्रधानमंत्री रहते हैं। तो ये बात है 2 अक्टूबर 1959 का, 2 अक्टूबर 1959 का, जब आपके राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार आपका पंचायती राज क्या किया गया था? लागू। ठीक, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार ट्रायल किया जा रहा था आपका पंचायती राज, और जगह कौन सा है पूछेगा तो याद रखना है राजस्थान का नागौर जिला। ठीक, राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार आपके पंचायती राज को ट्रायल किया जा रहा था। लेकिन प्रश्न एक और पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है सर? 73वां संविधान संशोधन जब आपका लागू हुआ, और 73वां संविधान संशोधन कब होता है लागू? आपके 1992 में। तो ये भारत में लागू होता है, ठीक है, भारत में लागू होता है 73वां संविधान संशोधन, पर कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता? तो मैंने कल भी बताया था। बताओ कहाँ कहाँ पर लागू नहीं हुआ है पंचायती राज? तो केंद्र शासित प्रदेश में एक याद रखना है आपको, दिल्ली। दिल्ली में आपका पंचायती राज लागू नहीं है। दूसरा याद रखना है नागालैंड, यहाँ पर भी आपका पंचायती राज लागू नहीं है। नागालैंड के बाद याद रखना है मेघालय, और मेघालय के बाद याद रखना है आपको मिजोरम। इन जगहों पर आपका पंचायती राज क्या नहीं है? लागू नहीं है। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है ये चीज़ें। इसके अलावा जब आपका 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1992 में, ठीक है, तो 1992 में जब ये आया था 73वां संविधान संशोधन, इस समय पहला राज्य कौन था जिसने अपने यहाँ लागू किया था? तो इस समय याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर उस टाइम क्या हुआ था? आपका पंचायती राज का चुनाव हुआ था। तो पेपर में पूछ क्या रहा है देख लेना। पेपर में प्रश्न कैसे पूछेगा? 73वां संविधान संशोधन 1992 जब भारत में लागू किया गया तो उस समय पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। लेकिन प्रश्न इतना ही पूछता है कि पंचायती राज को पहली बार कब लागू किया गया था? तो याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? पंचायती राज पहली बार कहाँ पर लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। ये 1959 की बात है, लेकिन पेपर में ये प्रश्न देता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के लागू होने के बाद पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश को टिक करना। सबको एकदम अच्छे से पता है दोस्तों कि पहला राज्य कौन था? राजस्थान का नागौर जिला। और बच्चे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। पेपर में दिया है 73वां संविधान संशोधन 1992 पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था? बच्चे धड़धड़ा के मार देते हैं राजस्थान को। पर मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान रख देना। ठीक, प्रश्न कहेगा पहली बार पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। पर प्रश्न यदि कहेगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पहला राज्य कौन था? तब क्या हो जाएगा आपका आंसर? मध्य प्रदेश। क्या इतना क्लियर है मेरे पुलिस वाले बच्चों को? जितने बच्चे देख पा रहे हैं, क्या ये क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को? हर जगह राजस्थान का नागौर जिला नहीं मार देना है। ठीक, पहली बार पंचायती राज लागू कहाँ हुआ था? तो राजस्थान का नागौर जिला। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पूछेगा तो क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। आपके ऑप्शन में दिया भी रहेगा। ठीक है, टाइम की कमी है इसीलिए थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, वरना ऐसा पंचायती राज आपको बताता कि ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। ठीक है, जितने भी एडीओ वाले बच्चे हैं जो एडीओ का तैयारी करते थे उनको पूछिएगा, आपके यदि कोई दोस्त यार होंगे तो। ठीक है,
अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसी कारण से मैं पर देखो जितना बता रहा हूँ उसको अच्छे से करके जाना, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। आपको मैं सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, कल का क्लास यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो भी देख लेना, क्योंकि कल की क्लास में मैंने 73वां संविधान संशोधन वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था, ठीक। तो ये था बेसिक, हमने ग्राम सभा भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं पंचायतों की ओर। कहाँ पर बढ़ते हैं? पंचायतों की ओर, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम पंचायतों के बारे में बात करते हैं तो पंचायतों को आपके 3 स्तर में बांटा गया है। कितने स्तर में? 3 स्तर में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जैसे ही आप ग्राम पंचायत में एंट्री लोगे तो यहाँ पर कौन कौन दिखाई देगा आपको? यहाँ पर दिखाई देगा आपको पंच, यहाँ पर दिखाई देगा आपको सरपंच, यहाँ पर दिखाई देगा आपको उप सरपंच। जनपद में जाओगे तो यहाँ पर आपको जनपद के अध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष और जनपद के सदस्य। आगे आप जाओगे जिला पंचायत में तो यहाँ पर दिखेगा जिला पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष और जिला पंचायत का सदस्य। इन्हीं देवताओं का दर्शन होता है। अब यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट जानना है और वो कॉन्सेप्ट क्या है? चुनाव, ठीक है। तो आपका चुनाव कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं सर? तो चुनाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष, ठीक। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं, जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष। अब आप अपने मतदान के माध्यम से किसको किसको चुनते हो? तो ग्राम पंचायत में आप चुनते हो पंच को और किसको चुनते हो? सरपंच को। लेकिन क्या उप सरपंच को आप लोग चुनते हो क्या? नहीं। उप सरपंच को कौन चुनता है? तो पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं? उप सरपंच। तो उसका चुनाव क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। यानी कि हमारे द्वारा चुना गया पंच जब अपने में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच बनाएगा तो उसका चुनाव क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। तो पेपर में ये प्रश्न भी पूछता है कि किसके किसके चुनाव को आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। तो याद रखना है, ग्राम पंचायत में आप पंच और सरपंच को अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं, और जिनको आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति को चुनता है, हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति को चुनता है तो उसका चुनाव कहलाता है आपका अप्रत्यक्ष। सर ये तो बात हो गया ग्राम पंचायत का। आइए जरा देखते हैं जनपद में। तो कभी भी आपने जनपद के चुनाव में मतदान किया होगा तो आपने जनपद के सदस्य को चुना होगा, जनपद के सदस्य को चुना होगा, ठीक है। जनपद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को आपने कभी नहीं चुना होगा, जनपद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को आपने कभी नहीं चुना होगा। क्यों? क्योंकि सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक को क्या बनाते हैं? उपाध्यक्ष। तो पेपर में पूछेगा कि किसको आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हो? तो केवल और केवल सदस्य को। आगे मैं बात करूं जिला पंचायत का, तो आप जिला पंचायत के सदस्य को चुनते हो प्रत्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य को चुनते हो प्रत्यक्ष। कभी भी जिला के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को आप नहीं चुनते, बल्कि आपके द्वारा चुने गए अध्यक्ष अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? अध्यक्ष बनाते होंगे और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाते होंगे। यानी कि यदि आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो अब तक आपने किसके किसके चुनाव में मतदान किया होगा, ठीक है। यदि आप गांव से रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं तो मेरी बातों को समझ जाएंगे। अब तक आपने पंच के चुनाव में मतदान किया होगा, सरपंच के चुनाव में, जनपद सदस्य और जिला सदस्य। जब भी पंचायतों का चुनाव होता है तो इन 4 ही लोगों को आप चुनते हो, और जिसको आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो बच्चों, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष चुनाव। और हमारे द्वारा चुने गए ये सदस्य अपने से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। क्या इतना क्लियर है? यहाँ से भी प्रश्न पूछता है।
क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन? चलो जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। बताइए ऑनलाइन क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं। अब आपको कुछ कुछ धाराओं को याद रखना होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अब कुछ कुछ धाराओं को याद करना होगा। तो धारा 12 क्या कहता है? धारा 12 और 13, ठीक है। धारा 12 और 13 संबंधित है आपके ग्राम पंचायत से। किससे संबंधित है? आपके ग्राम पंचायत से। धारा 22 और 23 संबंधित है आपके जनपद पंचायत से। और धारा 29 और 30 संबंधित है आपके जिला पंचायत से। ठीक, अब हम देखते हैं कि धारा 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है। तो धारा 12 कहता है आपका, धारा 12 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों में पंचों का चुना जाना, या ग्राम पंचायतों में वार्डों का विभाजन। अब याद रखना है कौन से गांव में कितना वार्ड रहेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? आपका कलेक्टर। कौन से गांव में कितना आपका वार्ड रहेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? आपका कलेक्टर। ठीक, एक ग्राम पंचायत में यदि मैं बात करूं तो कम से कम यानी कि मिनिमम कितने होंगे? पंच। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पंच कितने होंगे? यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, तो कम से कम के बारे में याद रखना है। कम से कम है 10 और ज़्यादा से ज़्यादा है 20। ठीक, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कम से कम पंचों की संख्या है आपका 10 और ज़्यादा से ज़्यादा है आपका 20, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन सा है आपका? धारा 12। कौन सा है आपका? धारा 12। ठीक, वहीं हम देखते हैं धारा 13 के बारे में। तो धारा 13 क्या कहता है? ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना। जब आप जाओगे ग्राम पंचायत में तो आपको 3 लोगों का दर्शन होता है। एक दर्शन होगा पंच का, एक दर्शन होगा सरपंच का, और एक दर्शन होगा आप लोगों को उप सरपंच का। ठीक, तो याद रखना है धारा 12 कहता है ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन। ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन कौन करता है? आपका कलेक्टर। एक ग्राम पंचायत में कम से कम आपके हो सकते हैं पंच 10 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आपके 20। वहीं आप जाओगे, धारा 13 क्या कहता है? ग्राम पंचायत की स्थापना। पंच, सरपंच और कौन रहेंगे? आपके उप सरपंच। इसके बाद हम देखते हैं धारा आपका 22। धारा 22 क्या कहता है? जनपद पंचायत की स्थापना। जनपद पंचायत की स्थापना। ठीक है, और जनपद पंचायत में जाओगे तो यहाँ पर मिलेंगे आपको जनपद के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, और कौन मिलेगा? जनपद का उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये कहता है आपका धारा 22। धारा 23 क्या कहता है? तो याद रखना है धारा 23 कहता है आपका
खंड, खंड को ही क्या कहते हैं, जनपद का निर्वाचन क्षेत्रों में, खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। और एक जनपद पंचायत क्षेत्र में मिनिमम कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो याद रखना है, एक जनपद पंचायत क्षेत्र में मिनिमम सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम हो सकता है 25, जो एग्जामिनर पूछता है। याद रखना है, खंड या जनपद का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के बारे में बात कर रहा है, तो याद रखना है मिनिमम आपके 10, ठीक है। खंड या जनपद का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन में याद रखना है मिनिमम आपके 10 और मैक्सिमम आपके 25, मिनिमम आपके 10 और मैक्सिमम आपके 25। अगला हम देखते हैं, धारा कौन सा है आपका 29, और धारा 29 क्या कहता है, जिला पंचायत की स्थापना, जिला पंचायत की स्थापना। जिला पंचायत में आपको 3 लोग दिखेंगे, एक दिखेगा जिला पंचायत का सदस्य, एक दिखेगा जिला का अध्यक्ष, और एक दिखेगा आपको जिला का उपाध्यक्ष। इसके बाद आपका धारा 30 क्या कहता है, तो जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, जिला का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। तो जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कहने का मतलब क्या है आपका, ठीक है। तो याद रखना है एक जिला पंचायत क्षेत्र में मिनिमम और मैक्सिमम, तो याद रखना है मिनिमम 10 और मैक्सिमम आपका 35, ठीक। अब सबको समराइज करके मैं एक जगह लिख रहा हूँ, ये ग्राम पंचायत, ये जनपद और ये जिला, इधर आपका मिनिमम और इधर आपका मैक्सिमम, कुछ मत करना। देखो सब जगह सदस्यों की यदि मैं बात करूं तो मिनिमम कितना है आपका 10, 10 और 10। क्या ये क्लियर है? मिनिमम यदि मैं सदस्यों की बात करता हूं तो मिनिमम हमारे पास कितने हैं 10, 10 और 10 है कि नहीं, ठीक। मैक्सिमम पूछेगा तो याद रखना है ग्राम पंचायत में 20, जनपद में 25 और जिला में 35। ऐसे पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा, रिवीजन करना आसान होगा। बस धाराओं को थोड़ा सा ध्यान में रखना। धारा 12 कहता है ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, 13 ग्राम पंचायत की स्थापना, धारा 22 जनपद पंचायत की स्थापना, धारा 23 खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, धारा 29 जिला पंचायत की स्थापना और धारा 30 जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। मिनिमम सब जगह 10, 10 और 10, 20, 25 और 35। बना लोगे, पेपर में प्रश्न पूछेगा यहाँ से। तो चलो एक बार दर्शन कर लो। धारा 12 और 13 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। धारा 22 और 23 जनपद पंचायत से। धारा 29 और 30 जिला पंचायत से। धारा 12 ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन। ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन करेगा कलेक्टर, कम से कम यानी कि मिनिमम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। धारा 13 ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है, पंच, सरपंच और उप सरपंच। 22 जनपद पंचायत की स्थापना। 23 खंड या जनपद का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। 29 जिला पंचायत की स्थापना। 30 जिला का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। ठीक, क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ऑनलाइन क्या इतना क्लियर है? चलिए बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब और देखते हैं हम। अब चलो, अब आपको 7 का पहाड़ा याद रखना है। 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। 7 या 21, 7 चौक 28
और 7 पंचे 35। 21 क्या कहता है? ग्राम पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। 28 क्या कहता है? जनपद पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। 35 क्या कहता है? जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 7 या कितना होता है? 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। पहाड़ा याद रहेगा तो अविश्वास प्रस्ताव अपने आप याद रहेगा। सबसे पहले पता है कि आपको 21 आता है और सबसे पहला पंचायत कौन सा है? ग्राम पंचायत। 28 में कौन आएगा? जनपद। और 35 में कौन आएगा? जिला। तो 7 का पहाड़ा याद रखना। 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ऑनलाइन क्या इतना क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव किसके किसके लिए लाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सरपंच के लिए। और किसके लिए लाओगे? उप सरपंच के लिए। जनपद में किसके लिए लाओगे? तो जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। यहाँ पर किसके लिए लाओगे? तो याद रखना है जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए और इसके उपाध्यक्ष के लिए। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है सर? तो पंचायत के पदाधिकारी, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच, जनपद में जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जिला पंचायत में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके खिलाफ क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति कौन है? सरपंच और उप सरपंच के लिए पंच। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कौन लाएगा? तो जनपद का सदस्य। और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कौन लाएगा? तो जिला पंचायत के सदस्य। ठीक है, पंचों के द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जनपद पंचायत के सदस्य के द्वारा जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि पद से हटाने की प्रक्रिया। और धारा 35 के तहत जिला पंचायत के सदस्य के द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया लाई जाती है। तो 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं बताइए कमेंट करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम 3 धारा और देखते हैं। एक कौन सा है आपका? धारा 37। एक धारा कौन सा है आपका? 39। एक धारा कौन सा है आपका? 40। सबसे पहले याद रखना है 39। अगर कोई व्यक्ति गलत काम किया है, ये तीनों धाराओं को याद रखना ना, 37, 39 और 40। अगर कोई व्यक्ति गलत काम किया है, क्या किया है? अगर कोई व्यक्ति गलत काम किया है तो वो क्या करेगा? धारा 37 के तहत खुद से क्या दे देगा? त्यागपत्र। यदि कोई व्यक्ति गलत काम किया है तो धारा 37 के तहत क्या कर सकता है? खुद से क्या दे सकता है? त्यागपत्र। अगर उसने त्यागपत्र नहीं दिया तो कोई गवर्नमेंट का अधिकारी आएगा और जांच पड़ताल करके सबसे पहले क्या करेगा? सस्पेंड। और सस्पेंड को हम क्या कहते हैं? निलंबन। अगला धारा 40 क्या कहता है? तो याद रखना है पद से हटाना। धारा 40 क्या कहता है? पद से हटाना। ठीक है, जब भी आप कुछ गलत काम करोगे ना तो सबसे पहले आपको सस्पेंड किया जाता है सरकार के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा, और जब आप दोषी पाए जाते हो तब आपको पद से हटाया जाता है। तो ये पूरा किसके लिए है? पंचायत के जितने भी आपके पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद का सदस्य, जिला का सदस्य, जनपद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यानी कि ये पंचायत के हर उस व्यक्ति के लिए है जो गलत काम कर रहा है। कैसे याद रखोगे? 37, 39 और 40। हाँ, 2 मिनट। ठीक है, 37, 39 और 40। तो खुद से कोई व्यक्ति क्या दे दिया? त्यागपत्र। दूसरा,
39 में याद रखना है आपको सस्पेंड या निलंबन, और 40 में क्या है आपका पद से हटाना। ठीक है, तो इतना कम से कम अच्छे से देख के जाना। ठीक है, ये वाला जो PDF है ये मैं आपको डलवा दूंगा। ठीक है, तो इतना कम से कम अच्छे से रिवीजन करके जाना। अब यहाँ तक कुछ डाउट होगा तो बताइए, फिर हम आज का क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, पंचायती राज में आपका 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 क्या है धारा। चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या? इतना अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न आपको यहाँ से दिखेगा। चलिए, यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या बताइए। चलिए, और जाते जाते आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जल्द ही आपको मिलने वाला है पंचायती राज का ये ई बुक। इस ई बुक की खासियत क्या रहेगी, तो CG व्यापम CGPSC की यदि आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं, सामने CMO शिक्षक भर्ती SST वाले बच्चे, CG टेट में SST वाले बच्चे, तो आप व्यापम या PSC का कोई भी एग्ज़ाम दिलाए दोस्तों, बिल्कुल ये ई बुक आपका काम आएगा। और जल्द ही साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो अभी चल रहा है आपका CGPSC का क्या, ठीक है, CGPSC का चल रहा है आपका तिहार। ठीक है, और इस तिहार का फ़ायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं। सिर्फ आपको एप्लीकेशन चार्ज बस पे करना होगा, और एप्लीकेशन चार्ज पे करने के बाद दोस्तों बिल्कुल आप साध्य PSC एकेडमी के माध्यम से जुड़कर इस कोर्स को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो प्री का कोर्स हो, चाहे मेंस का हो, चाहे मॉक इंटरव्यू का हो। ठीक है, कुछ भी दिक्कत रहेगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए, ठीक है, तो फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।